आज के इस डीप डाइव का सीधा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी नियंत्रण एवं समन्वय। आज का सोर्स मटेरियल क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 6 है। मिशन बहुत क्लियर है, समझना है कि सजीवों का शरीर, चाहे वो इंसान हो, जानवर या पौधा, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर रिएक्ट कैसे करता है, शरीर में जानकारी कैसे ट्रेवल करती है, बिना दिमाग वाले पौधे कैसे महसूस करते हैं, ये सब आज डिकोड करना है। बिल्कुल, और इस डीप डाइव में हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हर बायोलॉजिकल रिएक्शन के पीछे एक लॉजिक है। सही। आज फोकस यही रहेगा कि बोर्ड एग्जाम्स या नीट की तैयारी करने वालों को कॉन्सेप्ट्स इस तरह क्लियर हों कि रटने की जरूरत ही ना पड़े। ट्रिक्स और एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी ने गलती से किसी गर्म बर्तन को छू लिया, तो हाथ एकदम से तुरंत पीछे खिंच जाता है जी। वो जो 1 सेकंड का भी फ्रैक्शन होता है, उसमें शरीर को कैसे पता चलता है कि कुछ गर्म है और खतरनाक है? देखिए, इसको समझने के लिए हमें बॉडी के वायरिंग सिस्टम को देखना होगा, जिसे हम नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अच्छा। एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आती है ना, जैसे गर्मी, ठंड या टेस्ट, वो बॉडी में मौजूद स्पेशल ग्राही यानी रिसेप्टर्स पकड़ते हैं। रिसेप्टर्स? हाँ, जैसे जीभ में रस संवेदी ग्राही होते हैं जो टेस्ट बताते हैं, और नाक में घ्राण ग्राही होते हैं जो स्मेल डिटेक्ट करते हैं। तो गरम बर्तन वाले केस में स्किन के रिसेप्टर्स काम करते हों? एग्जैक्टली, गरम चीज छूते ही स्किन के रिसेप्टर्स इसको डिटेक्ट करते हैं, और यहाँ से एंट्री होती है तंत्रिका कोशिका की, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो ये न्यूरॉन बॉडी की सबसे लंबी सेल्स में से एक है ना? कुछ पेड़ की ब्रांचेस जैसा दिखता है। हाँ बिल्कुल, पेड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है। एक न्यूरॉन के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है ड्रुमिका, जिसे डेंड्राइट कहते हैं। ये जो पेड़ की शाखाएं होती है ना, यही डेंड्राइट्स है। ये बाहरी इंफॉर्मेशन को कैच करती है। वहाँ एक केमिकल रिएक्शन होता है जो इस इंफॉर्मेशन को एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत आवेग में? सही कहा। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डेंड्राइट से होते हुए सेंटर में जाता है, जिसे कोशिकाएं या सेल बॉडी कहते हैं। ओके। फिर वहाँ से ये एक लंबे तार जैसे हिस्से में जाता है, जिसे तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन कहते हैं। ये इम्पल्स उस एक्सॉन के बिल्कुल एंड तक ट्रैवल करता है। पर यहाँ एक डाउट है। बोलिए। 2 न्यूरॉन्स तो आपस में फिजिकल रूप से जुड़े नहीं होते ना? बिल्कुल नहीं जुड़े होते हैं। तो फिर ये इलेक्ट्रिकल करंट उस खाली जगह को पार कैसे करता है? करंट हवा में तो जंप नहीं कर सकता। यही तो बायोलॉजी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उन 2 न्यूरॉन्स के बीच की जो खाली जगह होती है ना, उसको अंतर्ग्रंथन या सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एग्जाम्स के लिए। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहले न्यूरॉन के एंड पर पहुंचता है, तो वो सीधा जंप नहीं करता, वो वहाँ कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। ओह, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब केमिकल बन गया? एग्जैक्टली। यही केमिकल उस खाली जगह यानी सिनेप्स को तैरकर पार करता है और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचता है। वहां टच होते ही वो दोबारा एक नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा कर देता है। ये तो एक रिले रेस जैसा हो गया। लेकिन एक सेकंड, अगर गर्म बर्तन छूने का सिग्नल पहले न्यूरॉन से ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन सोचेगा और फिर वापस हाथ को कमांड देगा, तो इसमें तो टाइम लग जाएगा। तब तक तो हाथ जल चुका होगा। बिल्कुल, इसीलिए नेचर ने यहाँ एक शॉर्टकट बनाया है, जिसको हम प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन? हाँ, जब ऐसी इमरजेंसी होती है ना, तो बॉडी एक प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क का यूज करती है। ये रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनता है? ब्रेन में? नहीं, यही ट्रिक है। ये ब्रेन में नहीं, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु में बनता है। स्किन से जो सेंसरी नर्व दर्द का सिग्नल लेकर आती है, वो सीधा स्पाइनल कॉर्ड में जाती है। अच्छा, और वही स्पाइनल कॉर्ड में बिना ब्रेन को इन्वॉल्व किए एक रिले नर्व के जरिए ये सिग्नल तुरंत मोटर नर्व को पास कर दिया जाता है। ये मोटर नर्व सीधा हाथ की मसल्स को ऑर्डर देती है कि सिकड़ो और हाथ हटाओ। मतलब ब्रेन को डिसीजन मेकिंग से बाहर ही कर दिया। हाँ, इमरजेंसी में क्विक एक्शन के लिए। हालांकि सिग्नल ब्रेन तक जरूर भेजा जाता है मेमोरी के लिए कि वहाँ कुछ गर्म था, लेकिन जब तक ब्रेन इसको प्रोसेस करता है, हाथ पहले ही हट चुका होता है। ये सच में एक कमाल का बैकअप सिस्टम है। चोट लगने से पहले ही डिफेंस ऑन। सही कहा। तो अब उस मेन प्रोसेसर पर आते हैं जो बाकी सब हैंडल करता है, यानी ह्यूमन ब्रेन। ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इसके अलग अलग हिस्सों के काम याद रखना एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़ा मुश्किल होता है। इसको एक फ्रेमवर्क से याद रखा जा सकता है। ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्यम मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, और पश्चिम मस्तिष्क जिसे हिंड ब्रेन कहते हैं। ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। ये ब्रेन का सबसे बड़ा और मेन थिंकिंग पार्ट है, यानी जो भी हम कॉन्शियसली सोचते हैं। हाँ, जो भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, जैसे चलना, बोलना, सोचना, वो सब यहीं से कंट्रोल होता है।
इसमें अलग अलग सेंटर्स होते हैं, जैसे भूख लगने का सेंटर भी फोरब्रेन में ही होता है। तो जब पेट भर जाता है तो यही फोरब्रेन सिग्नल देता है कि खाना रोक दो। बिल्कुल सही। अब आते हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पर। ये दोनों मेन रूप से इनवॉलंटरी एक्शंस यानी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे दिल का धड़कना। हाँ, और नीट या बोर्ड एग्जाम्स के लिए हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट्स बहुत क्रूशियल हैं। एक है मेड्यूला और दूसरा है सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क। इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है। इसकी एक ट्रिक है। मेड्यूला लाइफ सेविंग इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जिनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सांस लेना, उल्टी आना या खाना देखकर लार आना। इन पर हमारा कोई जोर नहीं है। और सेरेबेलम? सेरेबेलम का काम लाइफ सेविंग नहीं बल्कि प्रिसिजन और बैलेंस का है। प्रिसिजन मतलब सटीकता। हाँ, जैसे साइकिल चलाना, एक सीधी लाइन पर चलना या टेबल से एक पेंसिल उठाना। पेंसिल उठाने का डिसीजन फोरब्रेन ने लिया, लेकिन हाथ बिना काम पे ठीक पेंसिल तक ही पहुंचे। ये बैलेंस सेरेबेलम बनाता है। ये फ्रेमवर्क बहुत क्लियर है। मेड्यूला मतलब ऑटोमेटिक लाइफ सपोर्ट और सेरेबेलम मतलब बैलेंस। एग्जैक्टली। पर एक बात सोचिए, ये पूरा दिमाग एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है। हम दिन भर भागते दौड़ते हैं, तो हल्के से झटके से ये डैमेज क्यों नहीं होता? क्योंकि नेचर ने इसको डबल लेयर प्रोटेक्शन दी है। ब्रेन सिर्फ स्किन के नीचे नहीं होता, ये एक बहुत मजबूत हड्डियों के बॉक्स में बंद होता है, जिसे क्रेनियम या कपाल कहते हैं। पर सिर्फ बॉक्स काफी नहीं है। अगर आप एक खाली डब्बे में एक सॉफ्ट चीज रखकर हिलाएंगे, तो वो दीवारों से टकराकर टूट जाएगी। सही बात है, उसको शॉक अब्जॉर्बर चाहिए। और वही शॉक अब्जॉर्बर होता है एक फ्लूइड। ब्रेन उस हड्डियों के बॉक्स के अंदर एक तरल पदार्थ या फ्लूइड में तैरता रहता है। ये फ्लूइड किसी भी बाहरी झटके को ब्रेन तक पहुंचने से पहले सोख लेता है। और स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी ऐसी प्रोटेक्शन होगी? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए वर्टेब्रल कॉलम होती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये एनिमल्स और ह्यूमंस का सिस्टम तो समझ आ गया, लेकिन प्लांट्स का क्या? प्लांट्स का मैकेनिज्म और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनके पास तो ना कोई नर्वस सिस्टम है, ना ब्रेन। फिर वो कैसे समझते हैं कि धूप कहाँ है या ग्रेविटी कहाँ है? प्लांट्स में 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं। पहली है इमीडिएट रिस्पॉन्स, जिसे वृद्धि से मुक्त गति कहते हैं, जिसका उनकी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। जैसे वो छुई मुई का पौधा, टच मी नॉट। सही पकड़ा। उसमें कोई मसल्स या नर्व्स नहीं है। जब आप उसकी पत्ती को छूते हैं, तो एक सेल से दूसरी सेल तक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाता है। पर अगर मसल्स नहीं हैं, तो पत्तियां झुकती कैसे हैं? हाइड्रोलिक्स की तरह प्लांट्स अपनी सेल्स में पानी की मात्रा चेंज कर लेते हैं। सिग्नल मिलते ही बेस की सेल्स अपना पानी निकाल देती हैं। पानी निकालने से वो सेल्स सिकुड़ जाती है और पत्तियां लटक जाती हैं। ये तो सच में हाइड्रोलिक्स है। और दूसरे टाइप की मूवमेंट कौन सी होती है? दूसरी होती है ट्रॉपिक मूवमेंट्स या अनुवर्तन। ये ग्रोथ पर बेस्ड होती हैं और काफी स्लो होती हैं, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट। जैसे धूप की तरफ मुड़ना। हाँ, उसे प्रकाश अनुवर्तन या फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तना हमेशा लाइट की तरफ बढ़ता है और जड़ें लाइट से दूर। और ग्रेविटी के लिए? उसे गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। जड़ें हमेशा नीचे ग्रेविटी की तरफ जाती हैं। और एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है एग्जाम के नजरिए से, रसायन अनुवर्तन या कीमोट्रॉपिज्म। केमिकल्स के प्रति अट्रैक्शन, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? प्लांट रिप्रोडक्शन में जब पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलती है, तो वो ओवरी या बीजांड की तरफ ही क्यों जाती है? उसे रास्ता कैसे पता चलता है? क्योंकि बीजांड से कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उस पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यही कीमोट्रॉपिज्म है। लेकिन डिसाइड कौन करता है? अगर ब्रेन नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली कैसे पता लगता है कि कहाँ बढ़ना है? यही एंट्री होती है प्लांट हार्मोन्स की, जिसे फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। 4 मेन हार्मोन्स हैं जो ये सब हैंडल करते हैं। पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन? इसका क्या फंक्शन है? ये तने के बिल्कुल टिप पर बनता है और सेल्स को लंबा करने में मदद करता है। पर इसकी एक ट्रिक है, ऑक्सिन हमेशा लाइट से दूर यानी छाया वाले हिस्से में जमा होना पसंद करता है। एक मिनट, अगर वो छाया वाले हिस्से में जमा होता है तो प्लांट लाइट की तरफ कैसे मुड़ता है? यही तो फिजिक्स और बायोलॉजी का कमाल है। सोचिए, धूप राइट साइड से आ रही है, तो टिप का सारा ऑक्सिन खिसक कर लेफ्ट साइड यानी शेड वाली साइड चला जाएगा। ओके। अब लेफ्ट साइड में ऑक्सिन ज्यादा है, तो वहाँ की सेल्स ज्यादा लंबी होंगी एज कम्पेयर टू राइट साइड। जब एक साइड की सेल्स लंबी हो जाएंगी, तो तना ऑटोमेटिकली धूप वाली साइड यानी राइट की तरफ झुक जाएगा। वाह, मतलब जिस तरफ ग्रोथ ज्यादा हुई, उसके ऑपोजिट साइड में बेंडिंग हो गई। एग्जैक्टली। और दूसरा हार्मोन है जिबेरेलिन्स। ये भी तने की ग्रोथ में मदद करता है। तीसरा है साइटोकाइनेंस। इसका मेन काम है सेल डिवीजन को बढ़ाना, इसीलिए ये फ्रूट्स और सीड्स में सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये तीनों ग्रोथ को प्रमोट करते हैं? हाँ, लेकिन चौथा हार्मोन बिल्कुल अलग है, एब्सिसिक एसिड।
ये ग्रोथ को रोकता है। रोकता है? कोई प्लांट अपनी ग्रोथ क्यों रोकना चाहेगा? सर्वाइवल के लिए। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब सूखा पड़ता है या कंडीशन खराब होती है तो ये प्लांट को डोरमेंसी में भेज देता है। पत्तियों का मुरझाना और गिरना इसी हार्मोन की वजह से होता है, ताकि प्लांट अपनी एनर्जी बचा सके। ये तो काफी लॉजिकल है, बुरे वक्त में एनर्जी कंजर्व करना। बिल्कुल। अब चूंकि हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो जानवरों और इंसानों पर वापस आते हैं। नर्वस सिस्टम फास्ट तो है, पर हमारे पास भी तो केमिकल्स हैं। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम शरीर की हर कोशिका तक नहीं पहुंच सकता और लगातार इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनाना एनर्जी के हिसाब से बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए बॉडी एंडोक्रिन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का यूज करती है। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स को सीधा ब्लड में रिलीज करती हैं। जैसे वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वाली सिचुएशन होती है। एग्जैक्टली। जब कोई बड़ा खतरा सामने आता है तो एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है। और ये एड्रीनलिन बॉडी में क्या बदलाव लाता है? एकदम से क्या होता है? ये पूरी बॉडी को वॉर मोड में डाल देता है। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ताकि मसल्स को ऑक्सीजन मिले। और सबसे कमाल की बात, डाइजेशन और स्किन की तरफ जाने वाला ब्लड रोक दिया जाता है। ब्लड रोक दिया जाता है? हाँ, वहाँ की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और सारा ब्लड स्केलेटल मसल्स यानी पैरों और हाथों की मसल्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। लॉजिकल है। अगर पीछे शेर पड़ा है तो उस वक्त खाना पचाना प्रायोरिटी थोड़ी है, भागना प्रायोरिटी है। बिल्कुल सही। सांस लेने की स्पीड भी बढ़ जाती है। ये पूरा एक्शन एड्रीनलिन का कमाल है। इसके अलावा और कौन से मेन हार्मोन्स हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं? एक बहुत जरूरी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, जो गले में होती है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, जिसका काम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म? और उसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है ना? हाँ, अगर डाइट में आयोडीन कम हो तो ये ग्लैंड सूज जाती है और गोइटर या घेंघा नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें गला फूल जाता है। अच्छा, और हाइट और ग्रोथ का क्या? वो कौन कंट्रोल करता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये ब्रेन के बेस पर होती है और ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। इसकी कमी से इंसान बौना रह जाता है और ज्यादा निकलने से हाइट एबनॉर्मली बढ़ जाती है। और प्यूबर्टी के चेंजेस के लिए? प्यूबर्टी के वक्त मेल में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ओवरीज से ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो सारे फिजिकल चेंजेस लाते हैं। एक हार्मोन जिसका नाम हम लगातार सुनते हैं डायबिटीज के कनेक्शन में, इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन। ये पेट के नीचे ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय, वहाँ बनता है। इसका काम है ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करना। अगर पैंक्रियाज इंसुलिन कम बनाए तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। पर एक सवाल है, बॉडी को कैसे पता चलता है कि कब, कौन सा और कितना हार्मोन निकालना है? अगर इंसुलिन लगातार निकलता रहा तो ब्लड शुगर डेंजरसली लो भी तो हो सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, यानी पुनर्भरण क्रिया विधि। ये किसी एसी के थर्मोस्टेट जैसा काम करता है क्या? जैसे टेम्परेचर सेट किया, कमरा ठंडा हुआ तो एसी ऑफ और गर्म हुआ तो ऑन। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। सोचिए, आपने बहुत सारा मीठा खा लिया, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया। पैंक्रियाज की सेल्स इस बढ़े हुए शुगर को डिटेक्ट कर लेंगी और रिस्पॉन्स में ज्यादा इंसुलिन निकालना शुरू कर देंगी। और जैसे ही इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करेगा, जैसे ही ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल पर आएगी, ये फीडबैक मैकेनिज्म पैंक्रियाज को सिग्नल देगा कि कम हो गया है और इंसुलिन का रिलीज अपने आप कम हो जाएगा। वाह। ये ऑटोमेटिक लूप इंश्योर करता है कि हार्मोन कभी भी जरूरत से ज्यादा या कम ना हो। आज की इस पूरी डिस्कशन से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि बायोलॉजिकल लाइफ कितनी प्रिसाइज और सिस्टमैटिक है। पौधों के लाइट की तरफ मुड़ने से लेकर डेंजर के वक्त ब्लड फ्लो डाइवर्ट होने तक, सब कुछ इन केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का एक बहुत ही वेल डायरेक्टेड ऑर्केस्ट्रेशन है। बिल्कुल। छोटी सी छुई मुई की लीफ से लेकर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन ब्रेन और हार्मोनल लूप्स तक, हर एक रिएक्शन के पीछे सालों का एवोल्यूशन और एक ठोस साइंटिफिक रीजन मौजूद है। कुछ भी रैंडम नहीं है। सही बात है। तो आज की इस टॉपिक को रैप अप करते हुए एक काफी डीप थॉट दिमाग में आता है। अगर ह्यूमन बॉडी की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स, अचानक लगने वाला डर, भागने का डिसीजन और यहाँ तक कि हमारा मूड भी सिर्फ न्यूरॉन्स के साइनैप्स और फीडबैक लूप्स का खेल है, तो क्या प्रैक्टिकली इंसान के पास अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस या फ्री विल जैसी कोई चीज है, या फिर हर कोई बस अपने अंदर चल रहे इन केमिकल्स के इंस्ट्रक्शंस को एक एडवांस्ड मशीन की तरह फॉलो कर रहा है? ये बायोलॉजी और फिलॉसफी के इंटरसेक्शन का एक ऐसा सवाल है जिस पर आराम से सोचा जा सकता है।